हेलो दोस्तों। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं जिस पे चर्चा करना अति अनिवार्य है। अधिकतर क्वेश्चन प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध से है, जिसमें कुछ हिडन पॉइंट से है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए उस पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन सा सेना नायक है जो चित्रकार था? क्वेश्चन को फिर से आप लोग देख लीजिए। प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध में वो कौन सा सेना नायक था जो चित्रकार था? क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। हमारे पास चार ऑप्शन है, चार के चार प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध के आर्मी के ऑफिसर है। पहले सर डेविड ऑक्टरलोनी। सर डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध के हीरो है। ठीक है। दूसरे एडवर्ड गार्डनर, आपको जानते हैं, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर है। तीसरे है कैप्टन हैदर यंग हियर से, और चौथे है कैप्टन निकोलस। चार के चार हमारे इस जंग के हीरो है। जैसे हमने ऑप्शन सी में टिक किया है, तो प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध के ये वो आदमी है या वो आर्मी ऑफिसर है जो चित्रकार था। एक चित्रकार नहीं, महान चित्रकार था। शायद आप लोग कैप्टन हैदर यंग हिरसे के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। एक महान चित्रकार होने के साथ साथ कैप्टन यंग हियरसे एक बहुत बड़े सर्वेयर है और एक बहुत बड़े खोजकर्ता भी है। इन्होंने ही सबसे पहले पशु चिकित्सक मूर क्राफ्ट के साथ मिलके 1812 में चुपके से वेश बदल के तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय तिब्बत में बाहरी लोगों का आना जाना मना था, तो ये एक हिंदू तीर्थयात्री का वेश बना के मानसरोवर तक पहुंचे थे। मानसरोवर पहुंचने वाले ये प्रथम यूरोपीय है, कैप्टन हैदर यंग हियर से और मूर क्राफ्ट का नाम तो उत्तराखंड में काफी ज्यादा प्रचलन में है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। साल 1812 की बात है। तो ये जब पहली बार उस झील मानसरोवर झील में पहुंचे तो उन्होंने उसका बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाया। वो पेंटिंग बना के अपने साथ भी लेके आए। और दूसरी बार जब ये प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे तो इन्होंने चंपावत फतह की थी। हालांकि बाद में चंपावत में ये हार गए थे, लेकिन चंपावत में जब इनको आंशिक सफलता मिली तो इन्होंने चंपावत में जो चंद राजाओं का पुराना किला था उसका भी एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनाए। दो पेंटिंग इनकी बहुत ज्यादा फेमस है और चर्चा का विषय भी है। ये दोनों पेंटिंग बच्चों अल्मोड़ा संग्रहालय में रखेगी। अगर हम हैदर यंग हियरसे की चर्चा करते हैं तो पूरा एक दिन लग जाएगा। इस युद्ध का हैदर यंग हियरसे बहुत ज्यादा विवादास्पद आदमी है। ये ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये भारत में एक ऐसे सेना नायक है जो किराए पे अपनी सेना देते थे। ये एंग्लो इंडियन भी है। इनकी माताजी इंडिया की थी और पिताजी यूरोप के थे। तो अपनी आजीविका को शुरू करने के लिए जब ये भारत आए तो इन्होंने सोचा कि मैं किसी सेना में रिक्रूट ना होकर अपनी एक फौज बनाता हूं। तो उस फौज को ये रेंट पे देते थे, किराए पे देते थे। पहले मराठों की सेवा की इन्होंने, बाद में जब लॉर्ड हेस्टिंग ने इनको देखा, पहचाना, इनसे बातचीत की तो इन्होंने इसको अपनी सेना में रख लिया। प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। खास तौर से गोरखाओं की सेना को दिग्भ्रमित करने में। कभी इस विषय पे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन हैदर यंग हियर से एक महान चित्रकार थे, महान सर्वेयर थे और एक महान योद्धा थे। और इन्होंने तिब्बत में जो पश्मीना भेड़ ऊन का व्यापार होता था उस रूट का भी इन्होंने पता लगाया, ठीक है। कालांतर में जब ये जंग जीत गई, प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध में फतह हासिल हुई, तो इन्हें बरेली के पास एक छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा दिया गया और इन्होंने अपने बाकी का जीवन वहीं बिताया। जब हम ट्रेल का फॉरेस्ट्री वो अरेंजमेंट देखते हैं तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल साहब और हैदर यंग हियरसे के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था, उसकी फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आंसर हमारा कौन कौन हो गया?
कैप्टन हैदर यंग हियर से। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में राजस्व के लिए कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी। वैसे पहले तो गोरखा इस जंग से प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध से पहले यहाँ पे गोरखाओं का शासन था। तो गोरखाओं के समय में एक कॉइन चलता था बच्चों, जिसे तिमासी कहा जाता है। ठीक है, तिमासी काफी लंबे समय तक प्रचलन में था, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी या कॉलोनियल सरकार के कब्जे में आए, तो जब ई गार्डनर साहब ने यहाँ पे रिवेन्यू सिस्टम चालू किया, तो उन्होंने करीब 1815 और 16 में पुराने गोरखा सिक्के स्वीकार किए रिवेन्यू में। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में फर्रुखाबादी कॉइन जो है उसको प्रचलन में लेके आए। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो है हमारे पास फर्रुखाबादी कॉइन। एक्चुअल में जो फर्रुखाबादी कॉइन थे, इसको फर्रुखाबाद के जो बंगस रियासत के सुल्तान थे उन्होंने चलाया था। इस सिक्के पर मुगल बादशाह के नाम अंकित होते थे। ठीक है, और खास तौर से शाह आलम द्वितीय का नाम इस पे था, और जो भी उस समय के मुगल बादशाह होते थे उनके नामों को इस पे अंकित किया जाता था। काफी लंबे समय तक फर्रुखाबादी सिक्के ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलन में रहे और राजस्व के रूप में यही दिया जाता था। जब हम इनकी वैल्यू को देखते थे, खास तौर से ये जो सिक्के होते थे चांदी के होते थे। चांदी नियर अबाउट ये 11 ग्राम के बराबर। एक जो फर्रुखाबादी रुपया था वो चांदी का बना होता था और उसका जो वेट था बच्चों 11 ग्राम के था। ठीक है, कालांतर में कुछ समय के बाद ये सिक्के बंद हो गए। तब कलकत्ता से यही फर्रुखाबादी सिक्के टकसाल से आते थे और काफी लंबे समय तक प्रचलन में रहे। लेकिन जब हम 1833 का एक्ट पढ़ते हैं, तो उस 1833 के एक्ट से ये होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को फतह कर लिया है। तो अपना कॉइन चलेगा। तो 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सिक्का ढाला। 1835 के बाद फर्रुखाबादी सिक्के प्रचलन से बाहर हुए और पूरे इंडिया में 1835 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना कॉइन था वो प्रचलन में आया। इससे पहले भी कई कॉइन थे। ठीक है, तो फर्रुखाबादी जो कॉइन थे वो 1815 और 1816 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। ठीक है, प्रचलन में था। कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। जैसे मैं अगर आपके पास तिमासी है और मेरे पास फर्रुखाबादी कॉइन है, तो एक फर्रुखाबादी कॉइन की जो वैल्यू थी 3 तिमासी सिक्कों की वैल्यू के बराबर थी। ठीक है, कुछ समय तक प्रचलन में रहा, लेकिन बाद में फर्रुखाबादी कॉइन ही रिवेन्यू के रूप में लिया जाने लगा। इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कुमाऊं कमिश्नर टेल ने शायर कर कब खत्म किया। सही आंसर है 1818। 1815 में हम जानते हैं कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर थे। जब लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा यहाँ पर रिवेन्यू सेटलमेंट करने की बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ पे जो गोरखा थे गोरखाओं ने सारा रिवेन्यू सिस्टम ध्वस्त कर रखा है, और साथ में ई गार्डनर को प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ रिवेन्यू कार्य को भी देखना था। तो उसके लिए उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग से कहा कि सर आप एक हमारे लिए असिस्टेंट की व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने एक असिस्टेंट के रूप में ट्रेल साहब को यहाँ भेजा था। ठीक है, तो ट्रेल साहब जब यहाँ बंदोबस्त कर रहे थे तो उन्होंने खास तौर से तराई भाबर और गढ़वाल के दक्षिण में कोटद्वार में एक चौकी बनाई थी। उस चौकी से जो भी यूपी के, बिहार के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के जो भी व्यापारी या तीर्थ यात्री आते थे केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए थे, तो उनसे एक छोटा सा टैक्स लिया जाता था, जिसको हम पारगमन शुल्क भी कहते हैं या ट्रांजिट शुल्क भी कहते हैं, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शायर कर भी कहते हैं। तो 1818 में जब ट्रेल साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यहाँ के साल, सागौन, शीशम के वनों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वित्तीय अनियमितता थी उसको पाए। तो उन्होंने इसको तत्काल खत्म करना ही बेहतर समझा, ताकि व्यापार में और ज्यादा वृद्धि करे।
अगर हम ट्रांजिट टैक्स को नहीं लगाते तो व्यापार में और वृद्धि होने की संभावना है। ऐसा सोचकर ट्रेल साहब ने इसको बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग को पता चल गया कि ये 1818 का है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में रोजिन एंड टर्पेंटाइन फैक्ट्री कहाँ स्थित थी, जो कुमाऊं के लीसा का सबसे बड़ा डिपो था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको क्वेश्चन ऑफ द डे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम जानते हैं कि कुमाऊं में टिम्बर बोले तो इमारती लकड़ी का बहुत बड़ा स्रोत है। उसके लिए तराई भाबर वाले बेल्ट और दून के बेल्ट में हमारे पास साल है, सागौन है, शीशम है। तो ये सारे हमारे पास पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो खास तौर से तराई भाबर से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमको चीड़ का वृक्ष मिलता है। तो चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाला जाता है और जो लीसा है उस लीसे को प्यूरिफाई कहाँ किया जाता था, उस लीसे को प्यूरिफाई किया जाता था बच्चों कहाँ पे, बरेली में। बरेली उस समय एशिया का सबसे बड़ा टिम्बर डिपो था। समझ रहे हो, जितने भी साल है, सागौन है, शीशम है और जितने भी वनौषधि है, उत्पाद है, इन सबको यहाँ पे लाया जाता था। तो लीसा को बरेली में लाके लीसा से रोजिन बनाया जाता था, रेजिन बनाया जाता था और तारपीन का तेल बनाया जाता था, बिरोजा, कई प्रोडक्ट बना के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ यूरोप में इसको भेजा जाता था। तो जो रेजिन इससे लीसा से निकाला जाता है बच्चों, रेजिन का काम जो होता है वुड पॉलिश करने के लिए। अगर कोई लकड़ी है तो लकड़ी के ऊपर हम वुड पॉलिश करते हैं तो बिल्कुल एक नई शाइनिंग आती है, तो वो रेजिन से आती है। ठीक है, तो लीसा हो गया और जो भी लकड़ियां होगी सबको बरेली भेजा जाता था। ठीक है, तो जंगलों से एक बहुत बड़ा रिवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के या कॉलोनियल हिस्ट्री में फॉरेस्ट के योगदान को पढ़ते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉरेस्ट पॉलिसी को पढ़ते हैं तो वहां पे हमको साल, सागौन, शीशम और चीड़ के वृक्षों का जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में पता चलता है। फिर कभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसका हमारे पास सही आंसर क्या है बच्चों, बरेली। बरेली एग्जैक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मोइरा के नाम से प्रसिद्ध था। अधिकतर जब हम उत्तराखंड की किताबों को देखते हैं, आंग्ल गोरखा युद्ध पढ़ते हैं तो फोर्ट मोइरा का नाम आता है। कभी कभी जब हम बड़ी किताबों को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हमको लॉर्ड मोइरा का नाम आता है। तो लॉर्ड मोइरा जो है बच्चों एक्चुअल में लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग की मोइरा जो है एक पैतृक उपाधि है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली खास तौर से स्कॉटिश और आयरिश, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो बड़े जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, उनको अपनी सेवा के लिए या बहुत लंबे समय तक राजभक्ति दिखाने के लिए उनको एक टाइटल देती थी जिसे पर्ल ऑफ मोइरा कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ मोइरा टाइटल सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग के पिताजी को मिला था। लॉर्ड हेस्टिंग के पिता की मृत्यु के बाद ये टाइटल उन्हें एक उसके रूप में मिला था। ठीक है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के द्वारा उसके पिताजी की जो टाइटल थी वो टाइटल इसके बाद इनके पास आ गई। ठीक है, पर्ल ऑफ मोइरा की। तो तत्कालीन समय में इंग्लैंड में उन लोगों को जिनको मोइरा की उपाधि मिली है उनको यूरोप में लॉर्ड कहकर संबोधित करते थे। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग के आगे हम लोग लॉर्ड लगाते हैं। तो तत्कालीन समय में ब्रिटिश रॉयल फैमिली 3 प्रकार के टाइटल देती थी, जिसमें जो सबसे पहला टाइटल था ड्यूक था, दूसरा मार्क्विस था और तीसरा मोइरा था या पर्ल ऑफ मोइरा उसको कहते हैं। तो जब अल्मोड़ा फतह हुई, ठीक है, गढ़वाल फतह हुआ, देहरादून फतह हुई, हिमाचल प्रदेश फतह हुआ, तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्विस की उपाधि दी। तो मार्क्विस की उपाधि भी देखने को मिलती है। और जब अल्मोड़ा फतेह हुई, अल्मोड़ा के लाल मंडी किले को जीता गया, तो इस बहुत बड़ी कामयाबी को, बहुत बड़ी सफलता को लॉर्ड हेस्टिंग जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने ये सारी रणनीति चली थी कि गोरखाओं को कैसे पीछे करना है, तो उनके सम्मान में अल्मोड़ा का जो लाल मंडी किला था उसका नाम लॉर्ड मोइरा रखा गया। तो यहाँ पे जो लॉर्ड मोइरा है बच्चों, वो कौन है हमारे? लॉर्ड मोइरा है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल कहां से कहां तक है?
लॉर्ड हेस्टिंग जिनका कार्यकाल बच्चों इसको देखना है 1813 से 1800 कितना 23 तक। ठीक है, तो उसी दौरान इन्होंने भारत में जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी उसको निपटा। उसका निपटारा क्या, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में गोरखा थे, नीचे साउथ में मराठे थे, और मराठे के साथ चलने वाले उनके शिकारी कुत्ते कौन, पिंडारी लोग थे। तो अपने इस छोटे से शासनकाल में इन्होंने जो अजय समझे जाने वाले गोरखाओं को परास्त किया, पिंडारियों का दमन किया, और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते थे मराठे, 1818 में मराठों का जो संघ था, जो ग्रुप था, उसको हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध का वह कौन सा सेना नायक था जिसने 1806 के वेल्लोर विद्रोह समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी? बच्चों वो है गिलेस्पी साहब है, मेजर गिलेस्पी। कहीं कहीं किताबों में जिलेस्पी भी मिलता है। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था वो युद्ध अलग अलग स्टेप पे लड़ा गया। पहला जो युद्ध था कुछ हिमाचल प्रदेश में लड़ा गया, कुछ चंपावत में लड़ा गया, कुछ अल्मोड़ा में लड़ा गया, और कुछ दून में लड़ा। जो पहला युद्ध हुआ था 31 अक्टूबर 1814 को बच्चों देहरादून में लड़ा गया था। तो उस दून युद्ध में जो खलंगा वार था, खलंगा वार में मेजर गिलेस्पी शहीद हुए थे। मेजर गिलेस्पी इस युद्ध का अहम भाग बनने से पहले इन्होंने 1806 में जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था उसको भी दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो यहां पर जो हमारे मेजर गिलेस्पी है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 1857 का जो वो है 1857 का जो रिवोल्ट, 1857 का जो रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट से पहले भारत में एक बहुत बड़ा सैन्य विद्रोह हुआ था जिसको आप लोग जानते हैं कि वेल्लोर का विद्रोह है। इसी विद्रोह को दबाने में गिलेस्पी साहब का अहम योगदान था। तो इसलिए हमने इनको शामिल करना अहम समझा कि आप गिलेस्पी को केवल खलंगा वॉर से न जोड़ के आप इसको वेल्लोर 1806 का जो वेल्लोर का युद्ध है उसको भी आप जोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध के समय मई 1815 में देवथल का युद्ध अमर सिंह थापा और आक्टर लोनी के मध्य कहां लड़ा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1790 में कुमाऊं फतह, 1804 में गढ़वाल फतह। इन दो क्षेत्रों को जीतने के बाद नेपाल के उस समय जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने फौज को निरंतर आगे बढ़ने की आज्ञा दी। तो इन दोनों युद्धों का जो हीरो था अमर सिंह थापा, जिसको नेपाल में जिंदाबाद कहते थे, काफी बुढ़े हो गए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके अंदर वो पैदाइशी सेनापति थे। कहा जाता है कि अमर सिंह थापा लड़ने के लिए पैदा हुआ था। इस युद्ध के बाद वो यहाँ स्थिर नहीं रहे, एक नई फौज बनाई। नई फौज बनाने के बाद सिरमौर गए, सिरमौर को फतह किया, शिमला को फतह किया, शिमला को फतह करने के बाद सोलन को फतह किया। सोलन में एक बहुत बड़ा किला था मलौन, मलौन का युद्ध भी आता है। मलौन के किले पे ये वहां पे गोरखाओं के कमांडर थे। ठीक है, खास तौर से इनका जो एम्पायर था, यहाँ पे यमुना नदी, यमुना और वहां पे सतलज नदी के बीच के एरिया अमर सिंह थापा के द्वारा जीत के वहां पे ये गोरखाओं के कमांडर थे। अब सतलज नदी से आगे नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि सतलज नदी के उस पार 1809 की अमृतसर की संधि के अनुसार वहां से आगे का जो एरिया है वो किसका है, महाराजा रणजीत सिंह का है। तो वहां जाना मुश्किल है। ठीक है, तो वो लोग अब नीचे की तरफ ग्रोथ करेंगे। तो जब वो नीचे की तरफ आते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं या साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हैं, वो दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तब लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इनको रोकने के लिए सर डेविड ऑक्टरलोनी को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये जो युद्ध है जिसको हम किसके, देवथल का युद्ध, कई नाम है इसके, देवथल का युद्ध। जब हम इसको थोड़ा अंदर की जाते हैं, देवथल का युद्ध हो गया, रामगढ़ का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, नालागढ़, इसमें कई युद्ध है छोटे छोटे, नालागढ़ युद्ध है। ठीक है, देवथल युद्ध है, कभी कभी मलौन का युद्ध। मलौन वहां पे हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले पे स्थित एक छोटा सा किला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, ये जो जंग हुआ था हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे की तरफ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने राजस्व वसूली के लिए ब्रिटिश गढ़वाल में कितनी तहसीलें बनाई? तो तत्कालीन समय में जब संगौली की संधि के बाद कुमाऊं के प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया। तो इसके सामने
कुछ प्रशासनिक चुनौतियां थी, कुछ राजनीतिक चुनौतियां थी और कुछ वित्तीय चुनौतियां थी। वित्तीय चुनौती में ये था कि राजस्व, इस एरिया में पहले गोरखाओं ने अपना रिवेन्यू सिस्टम सेटल किया था, लेकिन जब पहला बंदोबस्त होता है तो उसमें गोरखाओं का जो हिसाब किताब है, गोरखाओं का जो सिस्टम है, उसी को फॉलो किया जाता है। इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए ई गार्डनर ने कुमाऊं को 7 तहसीलों में और गढ़वाल को 2 तहसीलों में बांटा था। तो टोटल यहाँ पे 1815 और 16 का जो वित्तीय वर्ष था, उस समय 9 तहसील थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 1823 के 80 साला बंदोबस्त आने तक राजस्व घाटा को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 9 तहसील होते हैं, 9 तहसील के तहसीलदारों को रिवेन्यू देना पड़ता, पैसा देना पड़ता, वहां भी जो क्लर्क है, चपरासी है, सबको पैसा देना पड़ता। कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू इकट्ठा हो, रिवेन्यू बचत हो, उसके लिए उन्होंने 1823 के बंदोबस्त में केवल 4 तहसीलें रखी, ठीक है। 2 तहसील कुमाऊं में, 2 गढ़वाल में, एक अल्मोड़ा हो गया जिसको हम हजूर दफ्तर कहते थे, और यहाँ पे किसको, काली कुमार चंपावत को रखा, वहां पर पौड़ी था ही पहले, ठीक है, और दूसरा उन्होंने किसको रखा था, चांदपुर गढ़ी को। केवल 4 तहसील थे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ गया, 9 तहसील, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 80 साला बंदोबस्तों के दौरान 1823 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कितने राजस्व परगने बनाए, ठीक है, ओके, कितने राजस्व परगने बनाए। तो इसका क्वेश्चन आ गया बच्चों, राजस्व परगनाओं की संख्या कितनी बनाई, 26। 1823 का 80 साला बंदोबस्त जो पंचवर्षीय था, 5 साल के लिए था। 80 साला बंदोबस्त इसलिए कहते थे क्योंकि वह संवत 1880 था। ऐसा नहीं कि 80 साल के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। संवत 1880 का होने के कारण हम उसको 80 साल कहते हैं। पंचवर्षीय थे और साल था कौन सा बच्चों, 1823। रिवेन्यू को और बेहतर बनाना, सुगम बनाना, अधिक से अधिक रिवेन्यू जनरेट करना, ये ट्रेल साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए ट्रेल साहब ने जो भी सबसे पहले तो 4 जिले बनाए जो प्रशासनिक थे, ठीक है। जो रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे, राजस्व वसूलने के लिए जो उन्होंने राजस्व परगना बनाया, उसको उन्होंने कितने रिवेन्यू सर्किट में कन्वर्ट किया, कितने में किया, 26 में, ठीक है। 26 रिवेन्यू सर्किट बनाए, इसमें से 15 रिवेन्यू सर्किट बच्चों कुमाऊं में और 11 रिवेन्यू सर्किट कहां थे बच्चों, 11 रिवेन्यू सर्किट थे गढ़वाल में। तो 80 साला बंदोबस्त की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि कुमाऊं और गढ़वाल को 26 रिवेन्यू सर्किट में डिवीजन करना, इसके अंदर भी और डिवीजन था, ठीक है, और सब डिवीजन थे, और जिलों की संख्या कितनी थी, जिलों की संख्या थी 4, ठीक है। और कितने साल के लिए था यह बंदोबस्त, 5 साल के लिए था। तो इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चित है। ट्रेल साहब के रिवेन्यू सिस्टम में 80 साला बंदोबस्त को मील का पत्थर समझा जाता है। आने वाले समय में जो कुमाऊं कमिश्नर थे, बैटन साहब हो गए, लुसंगटन साहब हो गए, हेनरी रेमजे साहब हुए, इन लोगों ने प्रारंभ में तो इनकी रिवेन्यू सिस्टम की बहुत ज्यादा बुराई की, लेकिन बाद में पहाड़ी जगहों पे, हिल स्टेशन पे या मध्य हिमालय में और शिवालिक क्षेत्र में रिवेन्यू सिस्टम को कैसे लागू करना पड़ता है, इसके लिए इन तीनों गवर्नर, तीनों कुमाऊं कमिश्नरों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है बच्चों, आज के लिए कुछ 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों पे हमने एक अच्छी खासी बहस की। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी काफी कुछ नई चीजें सीखी होगी। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है।